हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच सुमन जी हैं जिन्होंने अभी एसएससी जेई 2023 में रैंक लाए हैं और आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट जेई में इन्होंने अभी जस्ट क्वालिफाई किया है। इनको जो डिपार्टमेंट मिला है सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है। हाँ, सीपीडब्ल्यूडी इनको डिपार्टमेंट अलाउड हुआ है और आज हम लोग मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए एग्जामिनेशंस के दौरान या एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले, क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके का मतलब हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं सच डेट एग्जामिनेशंस को तो क्वालिफाई करें ही करें, साथ ही साथ अच्छा रैंक हम लोग लाएं, या फिर एसएससी जेई एग्जामिनेशन हो या फिर आपका अभी करंट में जो यूपीपीएससी जेई की जो वैकेंसी आने वाली है या फिर आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है या फिर आप जेई ओरिएंटेड जो भी वैकेंसी बात कर सकते हैं, इस ओरिएंटेड जो भी वैकेंसी है तो आप मतलब टैकल कर सकते हैं कि क्या और हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सुमन से ये सबसे पहले सुमन को कांग्रेचुलेशन हम वो बोलना चाहेंगे कि अभी जिन्होंने अभी जस्ट 2023 का जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है ना, तो सीपीडब्ल्यूडी इनको अलाउड हुआ है। और हम लोग ये पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो क्या स्टडी सिविल इंजीनियरिंग से हैं, इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी फेस किया, मतलब किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाया सच दैट इनका सिलेक्शन हुआ। तो सुमन थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर को कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए हम लोग जो क्वेश्चंस का पैटर्न। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 अभी जो करंट आप फेस कर रहे हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 है। जो सीबीटी 1 ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, सीबीटी 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तो सीबीटी 1 आपने कैसे फेस किया था और कितने दिनों के बाद सीबीटी 2 हुआ था? सीबीटी 1 10th अक्टूबर को हुआ था और सीबीटी 2 4th दिसंबर को हुआ था। 10th अक्टूबर और 4th दिसंबर, तो 2 मंथ के अंदर, मतलब 55 डेज के अंदर होगा। 55 डेज में होगा। ओके ओके, यानी इस बार भी चांस है 2 महीने 2.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ले लेगा। हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था, तो 6 आवर मैं मतलब टेक्निकल को देता था और 6 आवर टेक्निकल। हाँ जी। ओके। और 2 आवर मतलब जनरल नॉलेज और 2 आवर रीजनिंग को देता था। जो टोटल 10 घंटे का हम बनाए हुए थे लास्ट 60 डेज का। एग्जैक्ट बोला ना, ऐसा नहीं ना, बहुत सारे टॉपर्स लोग बोलते हैं कि हम यार 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। नहीं, वो एक्चुअल में ऐसा, ये सारी बातें मिथ है। ये कोई भी टॉपर्स या फिर कोई भी टॉपर्स आप रैंक 1 के भी बुला करके बात पूछिएगा, भले बोल दे यार 20 घंटा पढ़े, वो आपको फ्रस्ट्रेशन करने का तरीका है, पहले बता रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। ये जेन्युइन फील भी हो रहा, हम भी एज स्टूडेंट रह चुके हैं, तो ये पता है यार 8 घंटे 10 घंटे सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को निकालने। बस कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये एक मैटर करता है। हम लोग के साथ इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा समस्या क्या है, आज पढ़े अगले दिन कर लेंगे, इस चक्कर में कर लेंगे तो यही हो जाता है, कर लेंगे। ठीक, तो हाँ, तो 6 मतलब 10 घंटे को आप क्लासिफाई किए हुए थे। ओके, 10 घंटे और कभी कभी मतलब रात में सोने टाइम करंट अफेयर्स देख लेते थे, सेलेक्टेड टॉपिक का, जो मतलब पीवाईक्यू देखते थे कि हाँ जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है, अवार्ड से आ रहा है, तो उसका वीडियो देख लेते थे। और ये सब लास्ट 60 डेज में ही करते थे, क्योंकि पहले अगर जो भी पढ़ते थे करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो भी जीएस का जो सेक्शन है, बिल्कुल बहुत लार्ज है। तो मेरा टेक्निकल 3 सब्जेक्ट्स हम लेके चलते थे डेली। 2-2 आवर का रहता था स्लॉट और बीच में ब्रेक भी रहता था अपना गैप। और इतना में मतलब आधा घंटा हम क्या करते थे ना, रिवीजन कर रखते थे। 3 सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में क्या करते थे, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा नया पढ़ते थे, आधा घंटा जो एक दिन पहले पढ़े थे उसको रिवाइज करते थे। पहले उसको रिवाइज कर लेते थे, फिर आगे नया 1.5 घंटा में पढ़ते थे। मतलब टोटल 6 आवर को टेक्निकल को दिए हुए थे, जिसमें 3 सब्जेक्ट हम लोग क्लासिफाई के 2-2 सब्जेक्ट को देखा था पर सब्जेक्ट। उसमें भी 1.5 घंटे हम लोग नए मतलब टॉपिक को डिस्कस कर पढ़ते थे और आधे घंटे पहले रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो भूलते चले जाएंगे। वो अंडरस्टूड है, किसी के साथ। जब एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता था तो फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक बनाते थे। और फिर पीवाईक्यू बनाने के बाद जो नहीं बनता था उसको हाईलाइट कर लेते थे और उसको समझ लेते थे कैसे बनेगा। और पीवाईक्यू के बनाने के बाद फिर उसका चैप्टर टेस्ट देते थे। ओके, उसका चैप्टर 10 क्वेश्चंस का रहता था और 5 से 10 मिनट लगता था वो टेस्ट में। उसके बाद इसी तरह से पूरा सब्जेक्ट खत्म होता था और फिर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक सब्जेक्ट टेस्ट दे देते थे पूरे से। तो 60 डे का प्लानिंग कर लिए थे कि इस तरह से 1 महीने में मोस्टली सिलेबस खत्म हो गया था मेरा। तो उसके बाद सिलेबस कवर कर लिए थे पूरा। हाँ, क्योंकि मतलब पहले लास्ट ईयर भी मेरा एसएससी जेई हुआ था। ओके, इसके पहले 2022 वाले में भी ओल्ड पैटर्न में। हाँ जी। अच्छा, वो तो उस समय तो ओल्ड पैटर्न था जी। और अभी न्यू पैटर्न हुआ, दोनों आपने फेस किया जी। क्या फेस की, मतलब क्या चीज फील किए आप, क्या डिफरेंस? थोड़ा मतलब टाइम अब कम लगता है, पहले टाइम भी ज्यादा लगता था। ये प्रोसेस अब 3-4 महीने का हो गया। और एसएससी जेई का जो प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो लंबा था, अब थोड़ा सा कम हुआ।
उम्मीद है कि अब टाइम टू टाइम हो जाए। हाँ जी, और रिटर्न में होता था कि टाइम नहीं मिल पाता था, रिटर्न एग्जाम में टाइम प्रॉब्लम भी बहुत होता था, क्योंकि क्वेश्चंस रिटर्न में लिखना होता था, कभी सॉल्व करते करते कोई कॉन्सेप्ट भूल गए, कोई फॉर्मूला अगर भूल गए तो फिर वहां रुक जाते थे, और जनरली ज्यादातर बच्चे पैनिक हो जाते थे कि अब इतने कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। और फुल मार्क्स भी मिलता नहीं था, 80 to 90% मार्क्स मिलता था, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिल जाता था। पिछले बार भी उस समय भी जो ओल्ड पैटर्न था उसमें भी 500 के मार्क्स के एग्जाम्स होते थे, अभी भी 500 है। ओके, पैटर्न सिर्फ जो मेंस था रिटर्न वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया गया और बाकी सब कुछ सेम है, और थोड़ा सा पैटर्न भले ही चेंज किया गया कि जैसा आप बता रहे हैं कि एग्जाम्स में जो पुराने पैटर्न था नया पैटर्न में क्वेश्चंस का कलेक्शंस आई थिंक नया था जी, बता रहे हैं जैसे क्या था। तो अभी ऑब्जेक्टिव पूछने लगा है, और पहले तो रिटर्न रहता था। ऑब्जेक्टिव में अभी CBT 2 के लिए बात करें, पहले हम CBT 1 पे क्लियर कर लें, उसके बाद हम CBT 1 में क्या है कि लास्ट टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस जो है PYQ का रहता था, लेकिन इस बार जो अभी 23 में जो SSC JEE का एग्जाम हुआ है उसमें PYQ का क्वेश्चंस नहीं था। मतलब सिमिलर पैटर्न सेम था, लेवल भी सेम थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम हो गया। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं पहले बुक्स रट लिए, मतलब लाइक गेट जैसा है क्या, मतलब कॉन्सेप्ट सेम हो, मतलब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस में ट्रिकी करके घुमा दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है, लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत सही। और रीजनिंग के लिए क्या है ना कि PYQ का जो क्वेश्चंस था उसको डेली एक सेट बनाते थे, डेली एक बनाते थे। स्टार्टिंग में मेरा एक्यूरेसी मतलब आता नहीं था, मतलब कॉन्सेप्ट, तो धीरे धीरे सीखते 40 to 45 डेज में मेरा जो मार्क्स है इंक्रीज होने लगा। अच्छा, 45 डेज में ये टेस्ट रेगुलर देने से, डेली एक टेस्ट देने से, डेली टेस्ट देने से, समझ रहे हैं ना, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है। रीजनिंग का डेली टेस्ट देते थे, और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स को ज्यादा इंक्रीज अगर करना है, 120 प्लस रखना है, तो रीजनिंग में 40 प्लस रखना ही होगा, क्योंकि जीके का कोई लिमिट नहीं है कि जनरल नॉलेज कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछेगा, वो पता नहीं रहता है बहुत। ये 200 मार्क्स का तो हम लोग समझ लीजिए, हम लोग इंजीनियरिंग का 170 मार्क्स का समझ लीजिए कि हो गया एग्जामिनेशंस, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन जो पूछते हैं जनरल नॉलेज उसमें 30 क्वेश्चंस तक ही हम लोग को समझ में आना है, 20 क्वेश्चन समझ में, मतलब आउट ऑफ रेंज आप कितना भी पढ़ लीजिए, 20 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ लीजिए नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए बहुत डेप्थ में आपको जीएस का नॉलेज होना चाहिए। और तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जनरली इंटरेस्ट रहता नहीं है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग ऐसे हैं जो जीएस में बस काम से मतलब है, ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स में अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा अवार्ड किसको मिला, ये चीज बस इतना ही पता। ऐसा बहुत हिस्ट्री जाइएगा, बहुत ज्योग्राफी जाइएगा, या बहुत साइंस का डेप्थ जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो। साइंस का डेप्थ तक तो ओके, लेकिन आप ज्योग्राफी का डेप्थ जाइएगा या पॉलिटी के डेप्थ तक जाइए, इकोनॉमिक्स का, वो तो हाँ वहां पे हम लोग कमजोर हो जाते हैं, ये हकीकत बात है, ये फैक्ट है, ये आप भी जान रहे हैं, ये हम भी समझ रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि ये आपका जो टेक्निकल 100 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड हम लोग का पूरा इंजीनियरिंग के खून में होता है, आप लोगों को भी पता है। एप्टीट्यूड 50 मतलब कोशिश इसमें तो ये करना चाहिए, 50 मींस 48 हम लोग को लाना चाहिए, 50 लाना चाहिए, 48-49 आती भी है। ओके, अब यार समझ पा रहे हैं ना, मतलब 50 आउट ऑफ 50 आप 48 ला रहे हैं, बहुत सही है। इधर आप अब जीएस सेक्शन में जो 50 मार्क्स का जो जीएस है, इसमें कोशिश करना है कम से कम 30-30 मार्क्स लाने का, 40 मार्क्स 25 मार्क्स एक्सीलेंट मतलब कह सकते हैं। हाँ, बच्चों को आता भी नहीं है हमारे, मतलब मेरा खुद नहीं था 25 से ऊपर, मेरा 20 के मतलब 20 के अराउंड में ही है। ओके, तो इधर टेक्निकल में कितना था आपका? टेक्निकल में मेरा 56 था। अच्छा, नेगेटिव के बाद। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव भी 1/3 नेगेटिव भी है इसमें। ओके, प्री में 1/4 था। सॉरी, प्री में 1/4 था, मेंस में 1/3 नेगेटिव है। ओके, 300 मार्क्स का मेंस है और 1/3 नेगेटिव का था। ऐसे प्री में 1/4 नेगेटिव है एंड मेंस में 1/3 नेगेटिव है। ओके, तो मेंस का भी जो सिलेबस है, प्री का सिलेबस जो टेक्निकल है वही सेम टेक्निकल, मेंस में भी सेम सिलेबस है। तो CBT 2 एंड CBT 1 में दोनों में सेम सिलेबस है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी से ही प्रिपरेशन दोनों का साथ में ही करना चाहिए। सेम है तो फिर पैटर्न भी सेम है। जब प्री का एग्जाम हो जाए और जब लगे कि मोर देन 120 प्लस मार्क्स है या 125, मतलब मार्क्स तो पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है। जैसे हम 200 क्वेश्चन हम फेस कर रहे हैं,
तो ये हमें पता है कि हम एग्जैक्टली कितना फेस, मतलब जब सबमिट कर रहे हैं उस समय तो आपको शो करता है, लेकिन आपको ये भी पता है, आपका दिल बता देता है कि एग्जैक्टली हमारा जो सही एक्यूरेसी तो 100% नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी उसके इर्द गिर्द बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 120 या 120, 100 या फिर 80 या फिर 50 मेरा सही होगा। ये हम लोग को पता चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता। ठीक है, 5 आगे पीछे हो वो वेरिएशन हमें समझ में आता है। मेरा जितना मतलब मैं जब टेस्ट में जो एक्यूरेसी आता था और जो एग्जाम में है दोनों सेम था। दोनों सेम था। ओके, दोनों सेम था। तो रेगुलर टेस्ट देने के बाद और जो एक्चुअल में एग्जाम था दोनों में एक्यूरेसी सेम था, और जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे टेस्ट से ज्यादा मार्क्स भी आया था और निगेटिव भी कम हुआ था। अच्छा, जो जहाँ पे आप फाइनल एग्जाम दिए थे, इसीलिए टेस्ट सीरीज से घबराना नहीं है कि कम मार्क्स आ रहा है तो क्या पता एग्जाम में भी कम आए। वहाँ कम नहीं आता, वहाँ ज्यादा ही आता है। 1 नंबर ही ज्यादा क्यों नहीं है, लेकिन ज्यादा आता है। जनरली आप जैसे में टेस्ट देते हैं तो यदि आपका आ रहा है 120 या फिर 130 आ रहा है, एग्जामिनेशंस में ऐसा श्योर है कि आपका 130 के या 125 नहीं आएगा, 132 आएगा, 131 आएगा, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो मेंस का अभी से ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और प्री के अब तो एसएससी थोड़ा फास्ट हो गया, तो आंसर की भी 2-3 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा, 2-3 दिन में देता है। ओके, प्री का भी आंसर की और मेंस का भी 2-3 दिन में। और उससे क्या होता है कि हम लोग अपना प्री मेंस, आप बार-बार बोल रहे हैं, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। CBT 1 CBT 2। अच्छा ठीक है, CBT 1 CBT 2 पहले प्री मेंस होता था, मतलब पहले जो 2022 तक जो एग्जामिनेशंस हुए वो प्री मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। अब आई थिंक CBT 1 CBT 2, उसके बाद CBT 2 के बाद रिजल्ट आता है, डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट होता है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फिर डिवी के लिए बुलाता है। अच्छा, अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने जैसे स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। अच्छा। तो CBT 1 और CBT 2, CBT 1 का आंसर किया जाने के बाद अपने एनालिसिस कर लेते हैं कि कितना, मतलब एक्सपेक्टेड सबको पता चल जाता है कट ऑफ क्या रहने वाला है। ओके। इसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल्स रहता है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी जो 23 में एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल्स काफी इजी थे, टफ नहीं था। टेस्ट सीरीज से था जो CBT 2 का पेपर था, और टेस्ट सीरीज से था क्वेश्चंस। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए ना न्यूमेरिकल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, न्यूमेरिकल थोड़ा प्रेफर करें, ज्यादा टफ नहीं, लो मतलब एवरेज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। इंजीनियरिंग सर्विस के इक्विवेलेंट, लाइक उससे थोड़ा लो, मतलब गेट का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का, मतलब जो आप मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस है। जी, नॉर्मल क्वेश्चंस। ओके। हाँ, तो वो बनाने के लिए फायदा होता है, वो सबसे रिपीट करता है एग्जाम में। टेस्ट सीरीज बाकी हेल्पफुल है। टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज को बताएंगे अपनी लाइफ में, मतलब सिलेक्शन के लिए। अच्छा, सबसे ज्यादा आप उसका मतलब रोल आप DSSB में भी टेस्ट सीरीज। अच्छा, आप दिल्ली सबऑर्डिनेट वाले में भी है ना? हाँ, DSSB। ओके, उसका भी सारा मतलब PYQ का टेस्ट सीरीज था। मॉक उसमें नहीं दिए थे। PYQ का टेस्ट सीरीज था टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल। वो शायद 12 या 13 टेस्ट सीरीज था PYQ का। उसको पूरा हम दिए थे। अच्छा, उसको पूरा आपने दिया। उसको पूरा देने के बाद फिर एनालिसिस, वही सेम एनालिसिस करते थे, क्योंकि क्वेश्चन तो इधर रिपीट भी हो सकता था। और ये हर जगह का प्री में CBT 1 में रिपीट नहीं हुआ, लेकिन CBT 2 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो रिपीट होने का चांसेस रहता है। क्या लग रहा है जो अभी पैटर्न CBT 1 में जो पूछा गया आपको क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछा, प्रीवियस से रिपीट नहीं किए? अभी का ट्रेंड ये है सर कि एजम्पशंस पे क्वेश्चंस बन रहा है। एजम्पशंस पे क्वेश्चन बना मींस जैसे कि अगर सोम में जो एजम्पशंस रहते हैं मटेरियल आइसोटोपिक जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जो भी एजम्पशंस हम लोगों ने लिया, मतलब है सॉइल में भी अर्थ प्रेशर थ्योरी में एजम्पशंस है, कंसोलिडेशंस पे तरजागी का एजम्पशंस है। तो वो सब एजम्पशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। एजम्पशंस एक्चुअली एग्जैक्ट हम लोग क्या लेकर चले, जैसे हम लोग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में लेते हैं कि मासलेस पुली एंड मासलेस रोप लेकर चलते हैं, तो उस तरीके से हम लोग जो एजम्पशंस है वो हम लोग कंसीडर करना है। तो एजम्पशंस पे ध्यान देना। अभी पहले एजम्पशंस नहीं पूछा जाता था। 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ है तो एजम्पशंस का क्वेश्चन था, एजम्पशंस से क्वेश्चन था। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि एजम्पशंस पे भी ध्यान देना है। पहले नहीं पूछा जाता था, पहले बस इंजीनियरिंग सर्विसेज पूछता था, बाकी कोई एग्जाम नहीं पूछता था। तो एजम्पशंस पे भी ध्यान देना है।
और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि जितना भी सिविल इंजीनियरिंग में इक्विपमेंट्स है लैब का, तो उसका फोटो देख लेना है, क्योंकि CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें डायग्राम दे दिया और पूछ रहा है कि ये टेस्ट किससे रिलेटेड है। डायग्राम से हाँ, डायग्राम। सॉइल का एक क्वेश्चन था, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट का एक उसका इक्विपमेंट था, और वो पूछ रहा था कि ये किसका है, ट्राई एक्सियल था, UCS टेस्ट था, ये तो अच्छा इस तरह से डायरेक्टली वो डायग्राम से डायग्राम दे दिया और पूछ रहा है मतलब आप लैब, मतलब जो बच्चे लोग लैब वगैरह किए या फिर उस इक्विपमेंट को देखें तो वो बेटरली मतलब डील कर पाए। और दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन था, बिटुमेन से सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का इक्विपमेंट कैसा था। अच्छा जी सर, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायग्राम बना हुआ था, पूछ रहा था कि कौन सा फिगर करेक्ट है, चार फिगर दिया हुआ था। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग का एजम्पशंस है और जितना भी टेस्ट है उसका डायग्राम जो है, जो इक्विपमेंट जो यूज करते हैं उस पर उसको देख लेना है एक बार अच्छे से, गूगल भी कर लेना है, बुक में देख लेना है या तो गूगल कर लेना। मतलब ओवरऑल आप बात करें तो मतलब किसी भी टॉपिक की क्या क्यों है कैसे है, थोड़ा सा उसका जो इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मैं अभी ग्राइंडर यूज हम लोग करते हैं, जो कंक्रीट मिक्सचर ग्राइंडर यूज करते हैं, जनरली हम मैकेनिकल से हैं तो हमें वो आइडिया है, आप सिविल से तो बहुत सारे टर्म्स का नाम ले रहे हैं, लेकिन जैसे तो उस तरह से हम आई थिंक हम सही समझ पा रहे हैं। तो वो इक्विपमेंट जो देखें वो बता पाएंगे कि ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है या फिर किस चीज के लिए यूज होता है, वो प्रोसेस बता पाएंगे। डायग्राम बस ध्यान में रखना। तो ये सब नया ट्रेंड है सर क्वेश्चंस पूछने का, पहले नहीं आता था इस तरह के क्वेश्चंस। अभी 2023 में हम एग्जाम दिए तो उसमें हम देखे, DDA में भी देखे, DDA का अभी तो रिजल्ट नहीं आया, तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस नया इस तरह से फिगर बेस्ड क्वेश्चन, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। जी, और न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करते ही आए हम लोग, तो न्यूमेरिकल तो प्री में भी सर कुछ न्यूमेरिकल्स रहता है, प्री में भी न्यूमेरिकल्स रहता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल्स फिक्स है कि रहेगा 2-3 को। अच्छा, आप बार-बार एस्टिमेशन कॉस्टिंग बता रहे हैं, मतलब वेटेज ज्यादा पूछा गया है क्या? हाँ, वेटेज है सर, और इजी है। पहले जब रिटर्न होता था तो एक 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार एक क्वेश्चन CBT 2 में 3 मार्क्स का था, तो 8 to 9 क्वेश्चंस पूछा था, तो 27 मार्क्स 30 मार्क्स का एस्टिमेशन कॉस्टिंग से ओनली। और प्री में 10 to 12 क्वेश्चन, CBT 1 में 10 to 12 मार्क्स रहता है। मतलब आप समझ रहे हैं बहुत इजी रहा है अप्रॉक्सीमेट, मतलब आप बात करें तो तकरीबन 8 to 9% पूछ रहे हैं। 9 to 9% बहुत छोटा सब्जेक्ट है। हाँ, छोटा सब्जेक्ट है। इस बात जिस समय आप बात किया जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियोटेक कंपैरिजन में बात किया जाए तो ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग। जियोटेक के रिस्पेक्ट में तो बाकी बहुत छोटा सब्जेक्ट है। जियोटेक में भी क्वेश्चंस पूरा मतलब डिटेल इन डेप्थ नहीं जाता है। जियोटेक में चैप्टर 1 से जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी जो सॉइल का रहता है वहां से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अच्छा, फिक्स रहता है कि वहां से एक क्वेश्चन रहेगा। अजम्पशन बेस्ड मतलब मेनली आप जो बताएं सॉइल में जियोटेक में चैप्टर 1 रहता है सर, तो वहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इंट्रोडक्शन से, सॉइल प्रॉपर्टीज रहेगा या फिर टाइप्स ऑफ सॉइल से रहेगा या वॉइड रेशियो, और बस सिंपल सा फॉर्मूला पूछ देता है, न्यूमेरिकल एकदम सिंपल सा रहता है। ओके, तो जियोटेक से ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है, इजी रहता है मिला जुला कर। ओके, ओवरऑल मिला जुला कर SSC JEE में तो नॉर्मल ही क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, नॉर्मल जो मतलब लेवल CBT 2 में जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस ज्यादा है और CBT 1 में थोड़ा थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल बेस में कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि डायरेक्टली आप रटे वो टिक करके आए वो चीज नहीं, कॉन्सेप्ट होना। तो होपफुली आई थिंक ये समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंसेज हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। मतलब यार एक चीज और बताइए, क्या आप जो फेस किए 2 घंटे में, ये 2 घंटे को टैकल कैसे किए? बहुत सारे बच्चे को ये 2 घंटा डील करना, ये तो किसी बच्चे को बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको लग रहा है टाइम ही नहीं कट रहा है यार 2 घंटा, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो पता चला 2 घंटा यूं कट गया, पता चला एप्टीट्यूड में ही हम लोग टाइम बिताए जा रहे हैं। उनका क्या है प्लान? मेरा प्लान था सर कि पहले हम रीजनिंग बनाते थे, ठीक है, तो जब हम घर पे भी टेस्ट सीरीज देते थे तो पहले रीजनिंग ही बनाते थे। अच्छा, तो रीजनिंग में अभी भी इस बार गए तो रीजनिंग पहले बनाया? पहले रीजनिंग। कितना टाइम दिए थे? रीजनिंग 38 to 40 मिनट रीजनिंग में लग गया। 38 to 40 मिनट्स, तो लग जाता है सर उतना। घर पे 35 to 40 मिनट में बन जाता है, तो वहाँ पे 40 मिनट्स मान के रखते हैं कि 40 मिनट्स में बन जाता है। तो रीजनिंग बनाने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उस पर ज्यादा टाइम भी नहीं देना है,
स्किप करके आगे बढ़ जाना। हाँ, अंडरस्टूड। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए। जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस बस पढ़ना है, आ रहा है तो बनेगा, नहीं आ रहा तो स्किप कर देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। मतलब 10 मिनट उधर, हाँ 10 मिनट, और बाकी 1 घंटा 10 मिनट रहता था टेक्निकल के लिए। ओके, यानी कि ये ध्यान रखना है इस चीज को। 70 मिनट्स आप टेक्निकल के लिए रखिए, 40 मिनट्स आपका जनरल जो एप्टीट्यूड है और जो जीएस सेक्शन है, जो जीएस सेक्शन से उसके लिए 10 मिनट 12 मिनट बहुत है। 12 मिनट, हाँ। उसके बाद टेक्निकल में भी न्यूमेरिकल्स अगर इजी बन जा रहा है तो फिर वहीं पे बना लेना, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे। अच्छा, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलता है, तो हाँ, उसी समय बना लेना है न्यूमेरिकल्स को भी। ज्यादा इजी रहे, 1 लाइनर न्यूमेरिकल रहे तो उसको उसी जगह बना लेना है। और अगर न्यूमेरिकल लग रहा है कि हाँ फॉर्मूला सोचने पे याद आ रहा है तो उसको मार्क कर लेना है। और जैसे अगर लास्ट में टाइम मिले 100 क्वेश्चंस देखने के बाद तो आप उसको बना सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। उसके बाद फिर भी अगर टाइम बच गया तो फिर रीजनिंग सेक्शन में जाकर के जो क्वेश्चंस नहीं बना उस पर ट्राई करना चाहिए। और सर रीजनिंग का क्या है ना, जो पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है एकदम सेम वैसा ही रहता है। अच्छा, कुछ नया नहीं है, जो पिछले साल पूछे गए उसी सेम पैटर्न भी सेम रहता है, ट्रेंड सेम है। बस उसको प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करेंगे तो टाइम मेरा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये आप बहुत सही पॉइंट बताए हैं कि मतलब जो बच्चे रीजनिंग का या फिर जो भी टेक्निकल में भी जो प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं, वो टाइम जो आपका लग रहा है बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। मैनेज हो जाएगा। स्टार्टिंग में सर जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना तो 1 घंटा से ज्यादा टाइम लग रहा था, और एक्यूरेसी भी मतलब 30-33 मार्क्स ऐसे आता था। फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, फिर 42, 45, 48 भी आया है किसी किसी टेस्ट में। एग्जाम में मेरा 42 मार्क्स था। अच्छा, एग्जाम में 42 मार्क्स था, घट जाता है। आपका जो एप्टीट्यूड का सेक्शन बहुत सही रहा यार। 50 में आउट ऑफ 42 मार्क्स ला रहे, इसलिए बोलते हैं इंजीनियरिंग के खून में होता है एप्टीट्यूड, मतलब ये होता है। बीच में मेरा वो DSSB का मेंस एग्जाम था ना, तो फिर छूट गया था। फिर प्रिपरेशन हम रीजनिंग का छोड़ करके उसका DSSB का मेंस का प्रिपरेशन करने लगे थे। फिर DSSB के मेंस के बाद 10 दिन का टाइम मिला था SSC JEE के लिए, तो उस 10 दिन में फिर से अपना स्पीड को इंक्रीज करना, तो उसी में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। ये तो मेरा भी 45 प्लस रहता था टेस्ट में। तो ये ओवरऑल हम लोग किस तरह से जो फेस किए 2 घंटे को, और किस तरह से हम लोग मतलब करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपको किस तरह से करना चाहिए। किसी भी क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको स्किप कर देना चाहिए, मार्क करके स्किप कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं पता चलता है घर ऐसे, लेकिन एग्जाम टाइम में पता चलता है कि हाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम किसी भी क्वेश्चंस पे ज्यादा देना नहीं है, और पढ़ना है, समझना है, बनाना है। नहीं बन रहा है तो स्किप कर देना है, और जो लग रहा है कि बनेगा उसको मार्क कर लेना है बस जस्ट दैट्स द पॉइंट। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। और डिटेल में अभी हम लोग सिलेबस के बारे में भी डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं, उसको दूसरे वीडियो में कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें आप भी बोर होंगे पता चले। तो इससे बेटर होगा कि हम लोग एक जो सब्जेक्ट का वेटेज है, जो आई थिंक 13 या 14 सब्जेक्ट है ना आप लोग में, सिविल इंजीनियरिंग में शायद 13 to 14 सब्जेक्ट है, जिसमें सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, जियोटेक हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, हर सब्जेक्ट पे किया वेटेज। इस बार 2022 का भी ध्यान रख लिया जाएगा, 2022 में भी क्या रहा था, 2023 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्या वेटेज हुआ, इस वेटेज को हम लोग कंसिडर करते हुए एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस उस चीज को करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।